Hello aspirants, in this session we'll talk about cloze test. When it comes to the cloze test or we can say the approach of the cloze test, सबसे पहले आपको याद रखना है cloze test is nothing but a higher version of fill-ups जो हमने स्कूल में फिलिंग द ब्लैंक्स किए थे, ये वही है, बस उसका हायर वर्जन है। और जो स्टेटमेंट्स हैं वो अब सिंगल स्टेटमेंट से स्ट्रेच आउट होके एक प्रॉपर पैराग्राफ में बदल गई हैं। ठीक है, तो फिलअप्स आपने आज तक किए हैं और उसी को हमने थोड़े अपर वर्जन में क्लोज टेस्ट कह दिया है। तो क्लोज टेस्ट को करने के लिए हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन के चैप्टर की तरह कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे सिंपल सॉबर आपकी रैशनल इंटेलेक्चुअलिज्म लगता है, आपका कितना रैशनल माइंड है, आप कितना ज़्यादा सोच सकते हो, कितना ज़्यादा आपकी ग्रेस्पिंग पावर है व्हेन इट कम्स टू द वोकैबुलरी, उस सबको मिला के आपके क्लोज टेस्ट के आंसर जो हैं वो रेडी होते हैं। अब अगर हम अपनी अप्रोच की पहली स्टेटमेंट देखें, ट्राई टू रीड स्लोली टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। देखिए, इस लाइन का एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपकी जो क्लोज टेस्ट है वो किस कंटेक्स्ट में लिखी गई है आपको वो समझ आना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लोज टेस्ट का जो मेन आइडिया क्या है, वो किस सेंट्रल आइडिया पे काम कर रहा है। ये सेंट्रल आइडिया आपको तभी समझ आता है जब आप ऐसे फटाफट क्रैम नहीं करते हो, आप धीरे धीरे उसको पढ़ते हो। देखिए, क्लोज टेस्ट को एक बार स्टार्टिंग से सिर्फ 1 मिनट दीजिए, पहली 3 से 4 लाइंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद से आपको क्लोज टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट 2 to 3 लाइंस विल गेट यू द प्रॉपर आइडिया अबाउट द थीम ऑफ द क्लोज टेस्ट। सेकेंड इज रिमेंबर ऑल द स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि व्हेन इट कम्स टू द क्लोज टेस्ट एक ही सेंट्रल आइडिया पे बेस्ड होता है और थोड़ा स्ट्रेच आउट हो गया है, इसीलिए एक लाइन से निकल के पैराग्राफ का फॉर्मेट ले लिया इसने। तो उस पैराग्राफ में किसी एक ही चीज़ के बारे में बात की होगी। लाइक अगर स्टार्टिंग की पहली लाइन आपको बता रही है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, तो यहीं से आइडिया हमको आ जाता है कि इस क्लोज टेस्ट में आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सप्लेन किया गया होगा। तो बार बार वो लाइंस में अपने आइडियाज़ को, कंसेप्ट को चेंज नहीं करेगा, वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ही बात करेगा। तो आपको याद रखना है, जैसे ही आपको आपकी समरी पता चल जाती है तो आप वहीं से रेडी हो जाएंगे कि अब सारा पैसेज इसी चीज़ के बारे में बात करेगा। इसके बाद नाउ लुक द ब्लैंक्स केयरफुली एंड असेस द काइंड ऑफ वर्ड यू हैव टू फिल इन, विच पार्ट ऑफ द स्पीच वुड इट बी। देखिए, यहाँ पे आपकी जो बेसिक ग्रामर स्किल्स हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही उन्होंने लिखा है विच पार्ट ऑफ द स्पीच वुड इट बी, तो आपको याद रखना है कि अगर आपकी स्टेटमेंट आपको ING का फॉर्मेट दिखा रही है, मतलब जो आपकी वर्ब जाएगी उसके बाद वो V4 जाएगी। अगर आपकी स्टेटमेंट आपको टू का फॉर्मेट दिखा रही है, मतलब अब जो आंसर आपको चुनना है वो आपका जीरेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके या वर्बल नाउन ऑफ फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद से अगर आपकी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ V2 दिखा रही है, मतलब आपके सारे जो आपका स्टेटमेंट है, जो आपका टेंस है, वो सिंपल पास्ट में बात करना चाह रहा है। V2 से उसने आपको इंडिकेशन दे दिया कि मैं आपसे पास्ट के टोन में बात करना चाह रहा हूँ, तो जो भी आप आंसर निकालेंगे वो आप पास्ट के चूज कीजिएगा। फाइन, तो आपको याद रखना है आपके वर्ड जो हैं वो बड़े हेल्पफुल होते हैं गिवन स्टेटमेंट में। जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पे टू के बाद गेट लगा है, तो टू के बाद V1 नहीं आती अनटिल और अनलेस आप जीरेंट की बात नहीं करते। उसके बाद से सेंटेंसेस है तो सेंटेंसेस के बाद आर आएगा। देखिए, मेरी सारी जो आपके सामने अप्रोच लिखी है प्रेजेंट फॉर्मेट में लिखी है और पहली लाइन से मुझे आइडिया आ गया था कि मुझे प्रेजेंट टेंस की सेंस में चलना है। तो आपको याद रखना है आपके पैसेज के जो वर्ड्स होते हैं वो डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं आपको कि आपको जो ब्लैंक भरनी है वो लैंग्वेज के या ग्रामर के किस एस्पेक्ट में से चूज की जाएगी। Next line is, you will often come across a blank that has more than one correct option. ऐसा हमारे साथ in generally होता ही है कि हमें एक से ज़्यादा सही ऑप्शन मिल जाते हैं। Instead of getting confused, think of the word that are appropriate not only to the given sentence but
ऑल्सो फिट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटायर पैसेज। देखिए आपके सामने कभी कभी क्या जनरली स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है कि 5 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन 2 ऑप्शंस में मोस्ट प्रोबेबली जो स्टूडेंट हैं वो स्टक हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है। ये देखा जाए तो बुरा भी है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिवली सोचो तो ये अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 मीनिंग्स में स्टक हो गए हो तो अच्छी बात यह है कि आप स्टक इसीलिए हुए हो क्योंकि आपको उन दोनों का मीनिंग पता है। तो अगर आपको मीनिंग पता है तो क्या हम उसमें से, उन गिवन मीनिंग्स में से ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज जज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको उन दोनों के मीनिंग पता है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, जॉन डैश डाउन द स्टेयर्स बंपिंग अलोंग लाइक अ क्वार्टर इन अ टम्बलिंग ड्रायर। देखिए यहाँ पे जॉन फेल डाउन भी हो सकता है, ड्रॉप तो नहीं होगा। ड्रॉप का मतलब होता है किसी चीज का गिरना, ह्यूमन ड्रॉप नहीं होते हैं, ठीक है, वैल्यूज ड्रॉप होती हैं। तो यहाँ पे टम्बल्ड और फेल दोनों आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट व्यू में हमारे दिमाग में फेल ही आएगा, लेकिन और बच्चे जल्दबाजी में वहां पे फेल को फिल भी कर देंगे। जॉन फेल डाउन द स्टेयर की जॉन सीढ़ियों से गिर गया। लेकिन अगर आप लाइन के मीनिंग को पढ़ें, इसके प्रीटेक्स्ट पे जाएं तो वो क्या कह रहा है कि बंपिंग अलोंग लाइक अ क्वार्टर इन अ टम्बलिंग ड्रायर, और ऐसे ऐसे रंबल करके वो सीढ़ियों से नीचे आया। जैसे मशीन में जो ड्रायर होता है, वॉशिंग मशीन में, उसमें कपड़े जब डालते हैं सूखने के लिए, वो कैसे मशीन के चारों तरफ इधर उधर टकराते हैं, तभी तो उनमें से वाटर ड्रेन होता है। तो यहां पे फेल नहीं, यहां पे आंसर आना चाहिए था टम्बल्ड। तो लाइन के अकॉर्डिंग टम्बल्ड आएगा, लेकिन अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम फेल फिल करके चले जाएंगे। तो यही आपको इस लाइन में नंबर 4 में बताया गया है कि यू नीड नॉट टू गेट हरी इफ देयर आर 2 ऑप्शंस जिसमें आप स्टक हो गए हो, तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ढूंढना है कि ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है। और लास्ट में लिखा है, इन टर्म्स ऑफ जनरल प्रिपरेशन यू कैन रीड एज मच एज यू कैन, टू मोर यू रीड द बेटर सेंस you will have in the end. There is no substitution for hard work and practice. As I told you at the beginning that there is nothing like जिससे आपको पैरा जंबल, जिससे आपको क्लोज टेस्ट या फिलिंग द ब्लैंक्स जो है सॉल्व करनी सिखाई जाए। क्यों? क्योंकि इन पे कोई रूल और रेगुलेशन काम नहीं करता। आप जितना ज़्यादा लैंग्वेज के साथ में क्लोजनेस फील करेंगे, आप जितना ज़्यादा लैंग्वेज को पढ़ेंगे, वो उतनी ज़्यादा आपके क्लोज आएगी और आपको जल्दी जल्दी जो है फॉर्मूलाज समझ आने लगेंगे। और जैसे ही आपकी लैंग्वेज पे ग्रिप बन जाएगी, उसके बाद से क्लोज टेस्ट विल नेवर डिस्टर्ब यू। थैंक यू। चलिए अप्रोच को डिस्कस करने के बाद हम एक क्लोज टेस्ट करके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोज टेस्ट को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बार अप्रोच जो है उसको याद करवा दूं। अप्रोच में सबसे पहले आपको एक बात बताई गई थी कि जो सारा क्लोज टेस्ट होता है वो इंटरवोवन होता है, हर लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड होती है, तो किसी भी लाइन को इंडिविजुअल ट्रीट नहीं करना हमें। दूसरी लाइन, पैसेज के कंटेस्ट को समझने के बाद, पैसेज के थीम को समझने के बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटरमाइन करना है कि नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, एडवर्ब या एडजेक्टिव क्या आना है। और लास्ट में आपको बताया गया था कि हम कितने भी एफर्ट्स डाल लें, जो रीडिंग की इंपॉर्टेंस है उसको हम जो है उसको इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस पार एक्सीलेंस पे है। आप जितना ज़्यादा रीड आउट करेंगे न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को या इंग्लिश को, उतना ही जल्दी ज़्यादा आपसे क्लोज टेस्ट जो है बनेगा। अगर हम आपके इस क्लोज टेस्ट को देखें, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज बीइंग, अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या है? इट स्टैंड्स फॉर जीएसटी, मतलब आपका पैसेज जीएसटी के बारे में बात करेगा। GST is being dash as the single biggest economic reform। अब देखो, आपको पूरा पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ने की जरूरत कभी नहीं होती है अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो अब जो GST है वो सिंगल बिगेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म के फॉर्म में एस्टैब्लिश हुआ है। टर्न्ड बिगेस्ट या ओल्डेस्ट नहीं होगा, इसका आंसर होगा फ्लॉन्टेड। फ्लॉन्टेड का मतलब होता है डिस्प्ले होना। तो एक ही अभी आज के टाइम में जो तरोताज़ा खबर है वो क्या है? वो GST है। तो इज बीइंग फ्लॉन्टेड, तो यहाँ पे फ्रेम्ड की जगह पे आंसर आना चाहिए फ्लॉन्टेड एज द सिंगल बिगेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म। बस यहीं रुक जाइए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आगे लाइन पढ़िए, आगे वाली लाइन इसी से कनेक्टेड होगी। देखिए बार बार मैं आपको एक बात कह रही हूं कि सारा क्लोज टेस्ट जो होता है इंटरकनेक्टेड होता है, तो आपको पूरी पूरी लाइंस को पढ़ के टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में बड़ा लिमिटेड सा टाइम मिलता है। द प्राइमरी रीजन
इज दैट, ये जो जीएसटी है बिगेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म बन के सामने आया, इसके पीछे का प्राइमरी रीजन क्या है? द प्राइमरी रीजन इज दैट इट डैश विद द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स। तो इसने आके क्या किया, हम पे जो हजारों किस्म के अदर टैक्स लगे हुए थे उनको हटा दिया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर डज अवे ही होना चाहिए, क्योंकि डज अवे का मतलब होता है गेट रिड ऑफ। तो इसने सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को से हमको बचा लिया और हम पे एक ही टैक्स लग गया। तो इसका जो हम ऑप्शन है वो नो चेंज चुनेंगे, क्योंकि डू ओवर डन आप नहीं हो सकता। रीजन इज लगा हुआ है और दैट इट डज अवे अपने आप में क्लियर है। डन तो लग नहीं सकता क्योंकि स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में नहीं है। डू भी नहीं लग सकता क्योंकि स्टेटमेंट सिंगुलर पैटर्न में है। तो डन और डन के दोनों ऑप्शन तो इसी वजह से कट जाते हैं क्योंकि वो थर्ड फॉर्म लेके चल रहे हैं और स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में नहीं है। उसके बाद से देखिए तीसरी लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है? तीसरी लाइन स्टार्ट हो रही है अनदर से। चलिए तीसरी लाइन को पढ़ते हैं। अनदर सपोज्ड बेनिफिट ऑफ जीएसटी इज दैट। अब हम जीएसटी के बेनिफिट्स को पढ़ रहे हैं। Another supposed benefit of GST is that it is a tax on consumption which replaces the current web of dash taxes in production change। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कैस्केडिंग। क्यों? क्योंकि कैस्केडिंग का मीनिंग होता है फॉल इनटू समथिंग। तो देखो इसका विच रिप्लेसेस द करंट वेब ऑफ कैस्केडिंग टैक्सेस इन प्रोडक्शन चेंज। तो जो प्रोडक्शन चेंज के अंदर हमको 50 तरह के सर्विस टैक्स लग गया जी, ये आप पे लेवाई आपके सर्विस टैक्स है, ये आपका शिपिंग चार्ज है, ये आपका वो टैक्स है, कितने ही टैक्स लगते थे। इसने क्या किया, उन सबको जंबल करके एक ही जगह पे डाल दिया। तो रनिंग टैक्स नहीं आएगा, कैस्केडिंग टैक्स आएगा। दो रनिंग का मतलब भी होता है फॉल इनटू समथिंग, लेकिन यहां पे रिक्वायरमेंट रनिंग की नहीं है, रनिंग भागना होता है। कैस्केडिंग जो उसका होता है उसका ज्यादा एक्यूरेट मीनिंग है। तो यहां पे आया कैस्केडिंग टैक्सेस इन प्रोडक्शन चेंज दैट। अब देखो इसने बहुत सारे टैक्सेस को इकट्ठा कर दिया, जिससे क्या हुआ, जिससे प्रोडक्शन चेंज में क्या है, जो प्राइस है वो क्या हो गए, प्राइस जो है हमारे इंक्रीज हो गए और जो है प्रोडक्शन है डिस्टॉर्ट हो गई। देखो इतनी जगह पे टैक्स लगते थे, उतने टैक्सेस से हम बचे, पैसा हमारे पास में आया, लेकिन बदले में हमें क्या हुआ, अब उतने टैक्सेस को इकट्ठा करके जो प्राइस है, प्राइस पे असर पड़ा, कीमतें बढ़ गई। जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, ठीक है, बीच में वेजिटेबल बहुत हाई प्राइस पे चला गया था जीएसटी के आने की वजह से। अगर आपकी प्राइस बढ़ गई है तो प्रोडक्शन पे बट ऑब्वियस नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो यहां पे जो नंबर 4 है इसका ऑप्शन आएगा डी, कि जो है प्राइजेस जो हैं वो हमारे पास बढ़ गए थे और जो प्रोडक्शन चेन है वो डिस्टॉर्ट हो गई थी। इसके बाद से अगर हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वो कहां से स्टार्ट हो रही है? इट इज सेड द न्यू टैक्स सिस्टम डज अवे। देखिए डज अवे आ गया ना यहाँ पे, छुटकारा पाना, ऊपर हमने इसका ऑप्शन भी फिल किया है। डज अवे विद द बैरियर्स टू फ्री ट्रेड। अब हम फ्री ट्रेड कहां कर सकते हैं? बिटवीन स्टेट्स और विद इन द स्टेट्स। स्टेट्स के बीच में भी कर सकते हैं और स्टेट्स के अंदर भी कर सकते हैं। दो स्टेट्स आपस में ट्रेड करेंगी तो बिटवीन स्टेट्स होगा, लेकिन मल्टीपल स्टेट्स आपस में ट्रेड करेंगी तो विद इन स्टेट होगा। पूरी कंट्री पे एक ही जीएसटी लग गई है तो हर स्टेट का अपना टैक्स खत्म हो गया। अब हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगाती थी, तो किसी स्टेट में टैक्स की वैल्यू कुछ थी, किसी स्टेट में टैक्स की वैल्यू कुछ थी। अब स्टेट का क्या हुआ, टैक्स सिस्टम खत्म हो गया और कंट्री पे एक ही टैक्स लग गया, जिसकी वजह से हम बिटवीन स्टेट्स और विद इन द स्टेट जो है क्या कर सकते हैं, व्यापार ट्रेड कर सकते हैं। बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा नंबर 6 पे आते हैं। फॉर डैश देयर इज गुड रीजन टू डाउट ऑल दीज क्लेम्ड। जो हर चीज पे क्वेरी उठाता है, हर चीज की ऑथेंटिसिटी को चेक करता है, वो साइकोएनालिस्ट नहीं होते हैं, एस्ट्रोलॉजर कुंडलियां देखते हैं, प्रिडिकामेंट होता है, दो स्ट्रेंज ऑपोजिट फैक्ट्स का एक साथ आ जाना। स्केप्टिक्स होते हैं जो हर चीज की ऑथेंटिसिटी पे क्वेरी रेज करते हैं कि ऐसा क्यों है, कब हुआ, कैसे हुआ, जो सारे WH कैटेगरी को फॉलो कर ले, वाई, वेयर, व्हेन, उनको स्केप्टिव्स कहा जाता है। तो जो स्केप्टिव्स हैं उनके लिए एक अच्छा खासा रीजन आ गया जीएसटी के बेनिफिट्स को क्या करने का, डाउट करने का, उस पर क्वेश्चनिंग रेज करने का। खत्म हो गई ये बात यहीं पे। अब यहीं से पढ़िए, वन नेशन वाइड टैक्स सच एज द GST
will dash to a higher tax burden as it reduces tax competition। फॉर्म तो ये है नहीं है, क्योंकि फॉर्म थोड़ी भरा है हमने, तो जीएसटी पे किया है, प्रमोट नहीं होगा। जीएसटी किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, जीएसटी तो लग रहा है किस पे, प्रोडक्शन हाउसेस पे, पीपल पे, एडमिनिस्ट्रेट भी नहीं कर रहा। डिमिनिश का मतलब खत्म होना है। जीएसटी सारे टैक्सेस को जो है लीड कर रहा है, सारे टैक्सेस के आगे चल रहा है, सारे टैक्सेस इसने अपने अंदर ही जो है ऑब्जर्व कर लिए हैं, और कंपटीशन मार्केट में जो है वो खत्म हो गया टैक्सेस का। अब हमें पता है कि हमें एक ही टैक्स पे करना है, दैट इज जीएसटी। उसके बाद से अगर आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, अर्लियर स्टेट्स विच वर कीन टू डैश इन्वेस्टमेंट। अब स्टेट्स क्या चाहती थी, स्टेट्स चाहती थी कि अलग अलग बिजनेसमैन जो हैं वो हमारी स्टेट में आके इन्वेस्ट करें। अगर किसी की स्टेट में, तो अगर किसी स्टेट में सपोज इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ मिनरल्स, अगर हम कोल की एग्जांपल लें तो वो बिहार साइड ज़्यादा मिलता है, तो जो भी कंपनी कोल में इन्वेस्ट करना चाहती है तो बिहार गवर्नमेंट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी कि हमारे यहाँ पे जो कच्चा कोयला है बहुत मिलता है, तो तुम्हारा बिजनेस यहाँ पे बेहतर चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो 8th है उसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। Earlier states which were keen to attract investment and labor from each other had a reason to cut taxes. Fine. उसके बाद से now the center which will dash no tax competition expect from the rest of the world। अब देखिए, अगर हम अपने ऑप्शंस को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं तो आपके पास में 9th और 10th का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे है now the center which will dash no tax। सेंटर अरेंज नहीं करता है टैक्स को, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, एडवोकेट नहीं करेगा, फेस करेगा कि ऐसी द सेंटर विच विल फेस नो टैक्स, यहाँ पे फेस आएगा, विच विल फेस नो टैक्स कॉम्पिटिशन। अब सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं भी टैक्स कॉम्पिटिशन फेस ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि जितनी भी स्टेट्स हैं एक कंट्री के अंदर उन सब में एक ही टैक्स लगा है, तो झंझट ही खत्म हो गया कि किस स्टेट पे कितना टैक्स लगाना है, कितना रोड टैक्स लगेगा, कितना बैरियर लगेगा, कितना उसको ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स देना है, कितना उसको सप्लाई, वाटर सप्लाई पे टैक्स देना है, कितना उसको फूड एंड कंजम्पशन पे टैक्स देना है। ऐसा कुछ टैक्स है ही नहीं। सीधी सी बात है कि अब टैक्स नाम के कंपटीशन को सेंटर फेस नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर ने एक ही टैक्स लगा दिया, दैट इज जीएसटी। तो जीएसटी लग गया है हमारी स्टेट में, तो यहां पे लगेगा सी। तो विच विल फेस नो टैक्स कंपटीशन एक्सेप्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन डिटरमाइन रेट्स विद इन। तो ऐसा स्टेट जिस पे कोई टैक्स कंपटीशन नहीं है तो वो अपने रेट्स को खुद डिटरमाइन कर लेगा कि मुझे किस चीज, एक ही टैक्स लगाना है जो कि जीएसटी है, तो वो कितना लगेगा, कैसे लगेगा और क्यों लगेगा और किस किस पे लगेगा, ये सेंटर 1 सेकंड में डिसाइड कर लेगा, क्योंकि अब उनकी एनर्जी जो है सेव हो गई है। देखिए कितना कम टाइम लगा, क्यों? क्योंकि पूरे पैसेज को मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने पैसेज में जहां भी ब्लैंक थी, ब्लैंक के आसपास के वर्ड से पढ़ना शुरू किया। और उसके पीछे कारण ये था क्योंकि मैंने शुरुआत में ही इस बात को पकड़ लिया, थ्रेड को पकड़ लिया कि जीएसटी के बेनिफिट्स की बात हो रही है, तो सारे ऑप्शन पॉजिटिव ही निकालने हैं। इसी तरह अगर आप पेपर में करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा। बस छोटी सी कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद अगर हम एक और क्लोज टेस्ट करके देखें तो दूसरा क्लोज टेस्ट ये रहा हमारे सामने। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। ये हमें क्या कहता है? ये हमें कहता है द आइडिया ऑफ डॉक्यूमेंट्री वॉज डैश बाय अनुभव। अब किसी के दिमाग में आइडिया आया तो उसको क्या कहेंगे? डिसीव करना। डिसीव का मतलब तो धोखा देना होता है। आइडियाज कंसीव होते हैं, जब किसी के दिमाग में पहली बार कोई चीज आती है ना, वो होती है कंसीव करना। तो यहां पे आएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी, दैट द आइडिया ऑफ डॉक्यूमेंट्री वाज कंसीव्ड बाय अनुभव इन द ईयर 2007। और जब उसके दिमाग में आइडिया आया तब वो कर क्या रहा था? तब वो कर रहा था व्हाइल ही वाज अटेंडिंग टू हिज अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो अटेनिंग नहीं होता, अटेंडिंग होता है, कोर्स अटेंड होते हैं। वेल ही वॉज अटेंडिंग टू हिज अंडर ग्रेजुएट कोर्स डैश द वेस्टर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के लिए क्या आएगा? इन
इन अगर आएगा तो इट मीन्स हमें ये पता है कि वो उस समय यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा है। जब हम किसी जगह के अंदर होते हैं उसको कहते हैं इन। जैसे अभी अगर आप मेरी क्लास अपने घर में बैठ के सुन रहे होंगे तो आप होंगे इन द रूम, ट्रेन में होंगे तो इन द ट्रेन। लेकिन वो अभी हमारे साथ, हमें थोड़ी पता है कि अनुभव जो है क्लास में बैठा है, तो उस समय की बात है जब उसको आइडिया आया होगा। तो हम यहाँ पे इन नहीं ले सकते, हम लेंगे यहाँ पे एट द वेस्टर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली इंडिया एज ए पॉसिबल एनिमिटी दुश्मन होता है, फॉर एन एनुअल इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन। एज अ पॉसिबल यहां पे आएगा एंट्री फॉर एन एनुअल। देखिए यहाँ पे हम एक भी लाइन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सारी लाइंस इंटरकनेक्टेड है। अब देखो जरा पे क्या आया यहाँ पे हमने इतनी लाइन पढ़ ली। एंट्री वेस्टर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी कहाँ थी? दिल्ली में। इंडिया एज पॉसिबल एंट्री फॉर एनुअल इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन। अगर वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट का अपना कोर्स जो पूरा कर लेता है तो फिर पॉसिबली उसकी एंट्री हो जाएगी कहाँ पे? इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में, जहां पे डैश स्टूडेंट्स इन फ्री एंटरप्राइज कंपटीशन। और उस इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में उसको जाना क्यों है? स्टूडेंट इन फ्री एंटरप्राइज के लिए। तो यहां पे जो नंबर 5 है इसका ऑप्शन आएगा फॉर। यहां पे आ गया फॉर। देखिए, अब पढ़ के देखिए जरा। द वेस्टर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एज पॉसिबल एंट्री फॉर एन एनुअल इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन फॉर। उस कंपटीशन में जाना क्यों है? SIFE के लिए, दैट इज स्टूडेंट इन फ्री एंटरप्राइजेज डैश हिज इंस्टीट्यूशन रिजेक्टेड। बट आएगा, वो जाना चाहता था जिसने एंट्री ली, उसके बाद से पॉसिबली उसको SIFE में एंट्री मिल जाए, लेकिन क्या हुआ? उसके इंस्टीट्यूट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। तो ये बट सामने पड़ा है, तो 6th का आंसर हो गया ऑप्शन सी। बट हिज इंस्टीट्यूशन रिजेक्टेड हिज, क्या रिजेक्ट किया? उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया। तो 7th का आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। देखिए इतना टफ नहीं है, आप मेरे साथ साथ ही बना रहे होंगे क्योंकि आंसर सामने पड़े हैं, खुद से उभर के आ रहे हैं कि क्या आंसर होना चाहिए मेरा। अब प्रपोजल रिजेक्ट हो गया ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फिजिबिलिटी। देखिए यहां पे फुल स्टॉप आया है, जो हमने शुरुआत से बात पकड़ी उसका एंड आके यहां पे हुआ है फिजिबिलिटी पे। अब जो है उसका जो है फिजिबिलिटी पे, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ नहीं था उसका आइडिया, इसी को बेस बना के जो है उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया। अब नई बात शुरुआत हो गई, डैश देन ही इज इंडिपेंडेंटली वर्किंग। अब उसने उसके बाद से क्या किया? उसके बाद से जैसे ही उसका जो आइडिया रिजेक्ट हुआ, उसने अपने आप से उस पे काम करना शुरू कर दिया तब से। तो यहां पे आएगा ए। अगर आपको टेंस याद हो तो जहां पे हम सिंस पढ़ते हैं उसका मतलब होता है से। जैसे मेरी मम्मी सुबह से केक बना रही है, तो से जहां पे टाइम फिक्स हो जाता है वहां पे आता है सिंस। तो यहां पे भी तो टाइम फिक्स है कि तब से, जब से उसका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ वो इंडिपेंडेंटली काम करने लगा। और उसके बाद से देखते हैं क्या कह रहा है, सिंस देन ही इज इंडिपेंडेंटली वर्किंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट्री एंड हैज के बाद से चलिए 9th और 10th का ऑप्शन देख लेते हैं हम। एंड हैज, उसके बाद से हमारा लगेगा डैश इंटरव्यूड एंड हैज प्रेजेंटली। नहीं, देखिए प्रेजेंटली नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंटली का मतलब होता है अभी की बात है, लेकिन बात तो अभी की नहीं है, बात तो तब की है जब से वो काम कर रहा था। तो यहां पे आएगा ऑलरेडी। एंड हैज ऑलरेडी इंटरव्यूड फेमस पर्सनैलिटीज फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ। उसके बाद से अगर हम अपने 10th के ऑप्शन देखते हैं, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आएगा। क्यों? क्योंकि जो जिनके इंटरव्यू लिए होंगे वो ह्यूमन ही होंगे। तो इसका मीनिंग हो गया कि जितने भी मैक्सिमम लोगों को वो मिल सकता था उसने उनके इंटरव्यू ले लिए। अब देखिए इस पैसेज में हमने पढ़ा क्या, अगर हम एक बार इसका ओवरव्यू ले लें क्योंकि इसमें बहुत लेंथी स्टेटमेंट थी तो आपको अभी आइडिया आ जाएगा। देखिए जो डॉक्यूमेंट्री का आइडिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं
एक बार ध्यान से सुनिए, उस डॉक्यूमेंट्री का आइडिया सबसे पहले किसने कंसीव किया? अनुभव ने किया। कब किया? जब वो अटेंड कर रहा था अपनी अंडर ग्रेजुएट की क्लास। कहाँ पे? वेस्टर्न कॉलेज पे। उस क्लास को अटेंड कर क्यों रहा था? क्योंकि उसे एंट्री की उम्मीद थी। कहाँ पे? SIFE के लिए। लेकिन उसका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हो गया। क्यों? किस अकाउंट पे रिजेक्ट हुआ? फिजिबिलिटी के अकाउंट पे रिजेक्ट हुआ। और जैसे ही प्रपोजल रिजेक्ट हुआ तब से उसने इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दिया, और इंडिपेंडेंटली काम करने लगा तो अब तक वो बहुत सारे फेमस लोगों के इंटरव्यू ले चुका है जो लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका सेकंड क्लोज टेस्ट जो है वो हो गया यहाँ पे फिनिश। अब तीसरा क्लोज टेस्ट हम फिर से एक साथ करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपने ये मेरे साथ में एक साथ बना लिया, मुझे पता है आप लोग ट्राई कर रहे होंगे, तो जैसे आपने ये मेरे साथ बना लिया तो आई बिलीव थर्ड क्लोज टेस्ट भी आपका मेरे साथ साथ में बन जाएगा। चलिए, अगर हम तीसरे क्लोज टेस्ट की बात करें, द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन यूनाइटेड स्टेट, तो देखिए यहीं से पहले आइडिया लीजिए, बात किसकी हो रही है? बात हो रही है हायर एजुकेशन के बढ़ते हुए कॉस्ट की। और ये कॉस्ट कहां पे बढ़ रही है? यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं हम क्या कहता है ये। द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट हैज बीन ए डैश टॉपिक फॉर डिबेट इन रिसेंट डेकेड। तो हैज बीन ए कंटिन्यूइंग टॉपिक, बार बार लोग इसी पे बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब तो ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट तो हम तब यूज करेंगे ना जब हमारे पास में दो विषय होते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट एक ही है। क्या सब्जेक्ट है हमारा? कि यूनाइटेड स्टेट की जो कॉस्ट है हायर एजुकेशन की वो बढ़ रही है और बार बार लोग इसी पे डिबेट कर रहे हैं। तो पहले का आंसर आया ऑप्शन सी, कंटिन्यूइंग टॉपिक फॉर डिबेट इन रिसेंट डेकेड्स। अमेरिकन, देखिए डेकेड्स है, डिबेट्स नहीं, सॉरी डेकेड्स है। डेकेड्स का मतलब क्या हो गया? डेकेड का मतलब होता है 10 साल का समय। तो लगातार 10 सालों में लोग एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मतलब वो टॉपिक चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, तो चलते आ रहा है, तो कंटिन्यूइंग होगा, कंस्टेंट नहीं होता। उसके बाद से अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास में है अमेरिकन सोसाइटी डैश द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब जो अमेरिकन सोसाइटी है वो क्या कर रही है? इमेक्युलेट, इम्यून और इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब तो होता है किसी को परेशान करना, किसी की आर्टिफिशियल चीज दिखा देना, रूड होना, और इम्यून हमारा सिस्टम होता है। एम्फेसाइज कर रही है किस चीज पे? हायर एजुकेशन के। तो अमेरिकन सोसाइटी, डेनिग्रेट नहीं होता, डेनिग्रेट होता है किसी की वैल्यू को कम कर देना, किसी को खत्म करना, लेसन द वैल्यू। तो अमेरिकन सोसाइटी एम्फेसाइज, अमेरिकन सोसाइटी है जो हायर एजुकेशन की वैल्यू को समझती है। अमेरिकन सोसाइटी एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आफ्टर हाई स्कूल। ठीक है, उसके बाद से एडवांस्ड डिग्रीज कंटिन्यूअसली राइजेस एट अ ग्रेटर रेट दैन। अब दैन क्या है? वो क्या कह रहा है कि जितनी महंगाई है, इन्फ्लेशन का मतलब, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है ज्वलनशील। ज्वलनशील तो यहाँ पे नहीं आएगा, हम फायर ब्रिगेड की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो देखिए जो है वो पढ़िए क्या कह रहा है। येट द कॉस्ट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट एंड एडवांस डिग्री कंटिन्यूअसली राइजेस एट अ ग्रेटर रेट दैन इन्फ्लेशन। उतनी जल्दी से पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, उतनी जल्दी से मार्केट में डॉलर का प्राइस नहीं बढ़ रहा, उतनी जल्दी से समाज में महंगाई नहीं बढ़ रही है, जितनी जल्दी से एजुकेशन के जो रेट बढ़ी जा रहे हैं, जो फीस बढ़ी जा रही है। तो यहां पे आएगा आंसर ए, क्योंकि इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लेशन का मीनिंग जनरली होता है हाई, मतलब इंक्रीज इन प्राइसेस और फॉल इन परचेसिंग वैल्यू। इन्फ्लेशन, जनरली इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है महंगाई। और महंगाई आती कब है? जब हमारे पास में जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन लगा है उस सेंस में, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की सेंस में। उसके बाद से देखिए पढ़िए, अब ये थोड़ा सा लेंदी है तो हम इसको जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी कमेटी ऑन स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस, कॉस्ट फैक्टर्स प्रिवेंट 48% ऑफ कॉलेज क्वालिफाइड हाई स्कूल ग्रेजुएट फ्रॉम। अब देखिए कहां से उनको क्वालिफाई कर रहा है? फ्रॉम प्रेफर, परपेचुअल, पर फंक्शनी और प्रीडायलेक्शन। नो, कुछ नहीं, परस्यूइंग फर्दर एजुकेशन। चूंकि पढ़ाई इतनी ज्यादा महंगी हो रही है तो 48% जो कॉलेज हाई स्कूल ग्रेजुएट है वो
हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जा ही नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि पढ़ाई महंगी हो रही है और पढ़ाई को हम क्या करते हैं, परस्यू करते हैं। तो नंबर 4 का ऑप्शन हम लेंगे, नो चेंज रिक्वायर्ड। उसके बाद से देखिए द करंट सिस्टम, अगर हम बात करते हैं, अब हम उनके करंट सिस्टम पे आ गए हैं। द करंट सिस्टम रिक्वायर्स द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू डैश एक्सटेंसिव डेट। अब कर्जे लेने पड़ते हैं उनको, कर्जे लेने पड़ेंगे ना, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, द करंट सिस्टम रिक्वायर्स द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू डैश एक्सटेंसिव डेट विद द एक्सपेक्टेशन दैट दे गेन। अब देखिए अगर उन्हें वो वाली डिग्री चाहिए जो उन्हें लेनी है, तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए। पैसा क्या करना पड़ेगा, उनको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, अनप्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आएगा बी, दे गेन एक्यूमुलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट। सॉरी, ये गलत हो गया, नंबर 6 हम बाद में करते हैं, यहाँ पे हम नंबर बी करते हैं। द करंट सिस्टम रिक्वायर्स द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू एक्यूमुलेट एक्सटेंसिव डेब्ट। हम यही लाइन पढ़ रहे थे कि वो डेट जो है उसे मतलब भारी कर्जों में डूबते जा रहे हैं। और वो ये डूब क्यों रहे हैं, क्योंकि उनको अगर वो पढ़ाई करनी है तो उनको उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो उसके बाद आ जाइए नंबर 6 पे। अब आए हैं नंबर 6 पे हम, जो एक्यूमुलेट एक्सटेंसिव डेट विद द एक्सपेक्टेशन दे गेन, क्या गेन करना है उनको, लिक्रेटिव पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट। तो नंबर जो 6th है उसका आंसर होगा सी, कि अगर वो इतना पैसा इकट्ठा कर लें जिससे उनको वो डिग्री मिल जाए जो डिग्री चाहते हैं, जैसे ही उनको डिग्री मिल जाएगी उनके पास एक अच्छी खासी पैसों वाली नौकरी आ जाएगी, जिससे वो क्या करेंगे, अपना लोन वापस कर देंगे। अब आ जाइए 7th पे, द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन रेजेज सेवरल डैश इश्यूज। अब देखिए जो इशू होते हैं वो कौन से होते हैं, एथिकल इश्यूज हो गए हैं। एथिकल इशू क्यों है, क्योंकि जो एथिकल इशू होते हैं वो मतलब डील करते हैं हमारी मॉरल वैल्यूज से। हमारी मॉरल वैल्यू क्या होती है, मॉरल वैल्यू मतलब लोन लूं ना लूं, पापा ये कर्जा कैसे वापस करेंगे, हर महीने इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। कुछ लोग होते हैं पैसा, थोड़ा सा पैसा चाहिए, उसके लिए किसी का कोई छोटा मोटा गलत काम कर देते हैं कि यहां से यहां तक एक पार्सल पहुंचाना है, इस पार्सल के मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब उस पार्सल में क्या है जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं और पार्सल को डिलीवर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि पैसे मिल जाएंगे। तो यहां पे इमोरल तो नहीं आएगा, इमोरल हमको होता है जो अनैतिक होता है। तो अनैतिक इशू नहीं हो रहे, इशू नैतिक हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है फिर से लेंगे नो चेंज रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि एथिकल इश्यूज आ रहे हैं, मॉरल वैल्यूज के बीच में स्टूडेंट्स फंस गए हैं कि कर्जा लेना है कि नहीं लेना, लेना है तो चुकाया कैसे जाएगा, नहीं लेना है तो कैसे क्या करूं कि इसी छोटी सी डिग्री जो मेरे पास में हाई एजुकेशन की डिग्री स्कूल की है, कॉलेज की है, वहीं से मेरा काम बन जाए। तो 7th के बाद अगर हम 8th स्टेटमेंट पे जाते हैं, अमंग दीज आर द परपेचुअल ऑफ द साइकिल ऑफ डेट। देखिए अभी ऊपर हमने डेट की बात की, अभी उसी कर्जे को वो एक्सप्लेन कर रहा है। इन अमेरिकन कमर्शियल सोसाइटी द डैश ऑफ डिफरिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड कॉस्ट and the result socio-economic and racial inequities in college demographic। तो यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि कर्जों की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो कुछ बच्चे इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ के पास अच्छा खासा पैसा है वो पढ़ रहे हैं। तो ये जो कॉलेज का हायर एजुकेशन का सिस्टम है कॉस्ट का, इसकी वजह से समाज में सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे जो है स्टूडेंट्स डेमोग्राफी में कॉलेज में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा हिरार्की ऑफ, हिरार्की का मतलब होता है, हिरार्की क्या होती है, जो चीज ट्रेंड में चली आ रही होती है, जो चीज ट्रेंड में चली आ रही होती है उसको हम हिरार्की कहते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि अमेरिकन सोसाइटी क्या है, शुरू से इस चीज को फॉलो कर रही है। अगर अमेरिकन सोसाइटी शुरू से इस चीज को फॉलो कर रही है तो वो उनका ट्रेंड बन गया। तो उनके ट्रेंड की वजह से सोसाइटी में क्या हो गया है, स्टूडेंट्स में सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे डिस्पैरिटी आ गई है और जो कॉलेज का वो डेमोग्राफिक चार्ट है वो बिल्कुल हिल गया है। या तो स्टूडेंट में बिल्कुल गोरे ही भरे पड़े हैं, बाकी बच्चे जो है दूसरी कंट्रीज से आए हैं वहां पे पढ़ने के लिए, उतनी फीस जमा कर नहीं पा रहे, एडमिशन ले नहीं पा रहे। जो डेमोग्राफिक चार्ट है वो हमारा वो हो गया है कॉलेज का ऊपर नीचे। तो आगे वाली स्टेटमेंट देखते हैं। Both an examination of the current trends and figures and closer look at a real life example show the troublesome state of higher education and its dash on our commercial society। तो देखिए
नंबर 9 का मतलब क्या है, वो क्या कह रहा है कि ये जो भी कॉलेज लेवल पे ट्रेंड चल रहा है उसके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको बहुत इजीली हमारी सोसाइटी पे देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है, उनका इफेक्ट देखा जा सकता है। अफेक्ट का मीनिंग नहीं होगा, अफेक्ट होता है किसी चीज का असर लेना, इफेक्ट होता है किसी चीज का असर डालना। तो ये जो उनका डिस्पैरिटी सिस्टम है, कॉस्ट की वजह से जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं उसका हमारी सोशल लाइफ में जो है इम्पैक्ट है वो क्लियर कट देखा जा सकता है। किनकी सोशल लाइफ में, अमेरिकन की सोशल लाइफ में। उसके बाद से अगर हम अपनी 10th स्टेटमेंट की तरफ बढ़े, एन इनकमिंग फ्रेशमैन एट अ टिपिकल कॉलेज, क्या है यहाँ पे, अब हमने पढ़ लिया। देखिए इफेक्टेड रिसर्च इंडिकेट्स हैं, जो रिसर्च इंडिकेट कर रही है जो है कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन की थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, उस पे बात हो रही है। इन रिसेंट डेकेड्स अमेरिका हैज विटनेस्ड अ वाइडनिंग गैप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ट्यूशन। ठीक है, इतनी ज्यादा महंगाई है, बच्चे जो है फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो जो कॉलेज है कॉलेज में पढ़ नहीं पा रहे हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं। उसके बाद से एन इनकमिंग फ्रेशमैन एट अ टिपिकल कॉलेज डैश चार्ज फॉर ट्यूशंस, यूनिवर्सिटी फीस, बुक्स, रूम्स एंड बोर्ड एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा आंसर इनकर, क्योंकि इनकर का मतलब होता है सब्जेक्ट टू, किसी चीज का क्या बनना, सब्जेक्ट बन जाना, किसी चीज का आप पे असर हो जाना, समथिंग दैट इज अनवेलकम और अनप्लेजेंट। देखिए एन इनकमिंग फ्रेशमैन एट अ टिपिकल कॉलेज इनकर्स चार्जेस फॉर ट्यूशन। तो इन्फर का मतलब तो होता है किसी चीज में इंटरफेयर करना, इनकर होता है किसी चीज का अप्लाई होना। तो और इनकर होती क्या है, अनवांटेड चीज का वेलकम होता है। तो क्या कह रहा है कि अभी जो नया यहाँ पे इनकमिंग फ्रेशमैन है ना ऑफ टिपिकल कॉलेज, तो आप जिस भी कॉलेज की बात कर रहे हैं उसका इनकमिंग फ्रेशमैन का मतलब है जो नया सेशन स्टार्ट होगा, वो जो नया सेशन है वो फिर से चार्जेस लेके आएगा अलग अलग तरह की, ट्यूशन, यूनिवर्सिटी फीस की, बुक्स की और अदर मिसलेनियस आइटम्स की, जिसको बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हमने इस पैसेज में क्या पढ़ा, हमने इस पैसेज में पढ़ा है टिपिकल अमेरिकन हायर एजुकेशन का सिस्टम जो कि इन्फ्लेशन की दर से ज्यादा महंगा है, जिसको बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से समाज में डिस्पैरिटी आ रही है, सोशो इकोनॉमिक लेवल लोगों का जो है डिफर कर रहा है, और जिसकी वजह से एथिकल वैल्यूज चैलेंज हो रही हैं, और इससे जो है सोसाइटी पे अच्छा इफेक्ट नहीं बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन फिर भी इन सब होने के बावजूद भी जो नया सेशन शुरू होगा अमेरिकन कॉलेज में वो फिर से ऐसी ही जो है मिसहैपनिंग्स को लेके आएगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है फिर से एडमिशन नहीं ले पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द 3 क्लोज टेस्ट जो हमने अप्रोच लगा के रीडिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व किए हैं।